हेलो विद्यार्थी, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए अगला पार्ट लेकर के आया हूं, जिसमें फिर आज हम लोग 25 क्वेश्चंस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का, प्राचीन इतिहास का, जिसमें कवर अप करेंगे हम लोग 65 से लेकर के 62 तक का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सी नदी सप्त सैंधव प्रदेश में समाविष्ट नहीं थी? तो पहले आपको यह समझना होगा कि सप्त सैंधव प्रदेश था क्या। देखिए, ये प्रदेश वो था कि जब एक्चुअली शुरुआत में आर्य लोग जब ऋग वैदिक काल में आर्य लोग यहाँ निवास करते थे। ऋग वैदिक काल में कब करते थे? ऋग वैदिक काल में आर्य लोग यहाँ निवास करते थे। तो आर्य लोग जहाँ निवास करते थे, तो उस समय इस 7 नदियों का एक समूह था। धीरे धीरे आसपास में सारे नदियां जो आ रही थी, तो उन्हीं क्षेत्रों में ये लोग निवास करते थे। तो वर्तमान में अगर इन सब नदियों की बात की जाए, तो कुर्रम, काबुल, झेलम, चिनाब, राबी, गंडक, घग्गर, ये सब नदियां थी। तो देखिए, तो चिनाब भी थी, झेलम भी और राबी भी। मतलब झेलम, चिनाब, राबी। साबरमती सप्त संदर्भ में नहीं था। कौन सा नदी नहीं था? साबरमती। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? साबरमती। ठीक है, अगला प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिलिकस को बख्शिश के रूप में क्या दिया था? सबसे पहले ये समझना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे क्यों दिया था। तो एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य जब सिलुकस को हराया था, तो सिलुकस निकेटर ने अपनी बेटी का विवाह हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। ठीक है, तो उसी के बाद इन्होंने बख्शीश के रूप में 500 युद्धक हाथी सिलुकस निकेटर को इन्होंने दिए थे। ठीक है, और उसके बाद फिर उन्होंने भी बहुत सारे, लगभग लगभग बहुत सारे उपहार में उन्होंने क्षेत्र दिए थे। जैसे कौन? सेल्युकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ फिर क्षेत्र दिए थे उपहार के रूप में, जैसे हेरात, कंधार, काबुल, बलूचिस्तान। तो ये सब क्षेत्र निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 500 युद्धक हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने दिए थे सेल्युकस को, और उसी के बाद फिर उपहार स्वरूप में लगभग 4-5 क्षेत्र सेल्युकस निकेटर ने दिए थे। और उससे पहले सेल्युकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से हारे थे, और हारने के बाद अपनी बेटी हेलेना का विवाह इनसे करवा दिए थे। ठीक है, चलिए। निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो दंडी, 10 कुमार चरित्र, ये सही है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र की रचना किए हैं। आर्यभट्ट बृहत संहिता, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। यानी जो गलत है वही सही है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन के आंसर से क्या हो जाएगा? तो आर्यभट्ट ने बृहत संहिता नहीं लिखी थी। बृहत संहिता को लिखा था बराह मिहिर ने। किन्होंने लिखा था? बराह मिहिर, बराह मिहिर ने। और इसमें क्या वर्णन है? तो इसमें वर्णन है खगोल शास्त्र का। क्या चीज का वर्णन है? खगोल शास्त्र का। ठीक है, अगर आर्यभट्ट की बात करें, तो आर्यभट्ट ने बृहत संहिता नहीं लिखे हैं। इन्होंने गीत पदकम, 10 गीतिका, गणितपाद, कालक्रिया, ये सब इन्होंने लिखे हैं। आर्यभट्ट द्वारा बृहत संहिता नहीं लिखा गया है। भास, स्वप्न वासवदत्ता, भास के द्वारा लिखा गया है। तो सही आंसर इसका क्या है? आर्यभट्ट। अगला प्रश्न आते हैं। विग्रह राज 4 ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण करवाया था? विग्रह राज चतुर्थ। तो देखिए, ये कौन से वंश से थे? ये थे चौहान वंश से। ये थे चौहान वंश से। ठीक है, तो इन्होंने 2.5 दिन के झोपड़ा से पहले वहां पे एक स्कूल बनवाया। इन्होंने एक स्कूल का निर्माण करवाया था, और इसी स्कूल को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में
कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया और इसको थोड़ा सा और आकर्षक आगे चल के इल्तुतमिश ने बनवाया। ठीक है, तो बिग्रहजाद ने अजमेर की ढाई दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद से पहले निर्माण करवाया था वहां पे स्कूल का, उसी को तोड़ के आगे चल के ढाई दिन का झोपड़ा। निम्न कथनों में कौन से कथन सही हैं? तो जैसे कल्हन का ग्रंथ राज तरंगिणी संस्कृत में है, हाँ बिल्कुल सही है, कल्हन का जो ग्रंथ है वो संस्कृत में है। इब्न बतूता दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, बिल्कुल सही, ये भी सही है। अब्दुल हामिद लाहौरी का बादशाहनामा शाहजहां के शासन के बारे में है, बिल्कुल। अमीर खुसरो सितार का आविष्कारक था, अमीर खुसरो सितार का आविष्कारक था, हाँ जी, तो ये सितार का आविष्कारक था, तो ये भी सही है, ये भी सही है। हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं ने मां लिखा, नहीं ये गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक्चुअली गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूं ने। किसने लिखा था? गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, इन्होंने हुमायूं ने मां लिखा था। ये बाबर की पुत्री थी, तो हुमायूं की बहन हुई। ठीक है, और इसमें इन्होंने क्या चर्चा किया है? तो बाबर के बारे में और हुमायूं के बारे में इन्होंने लिखा है, और उस समय के जो भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति था उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, तो ये आंसर गलत है, तो बताइए 1 2 3 4 कौन सा सही है? ये सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ सबको पता होगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, और उस समय इनके 4-5 शिष्य थे मात्र। उसी समय इन्होंने फल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, और उसके बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा गया। क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, इनके उस समय जो 5 शिष्य थे, जिसमें बादशाह महानामा, ये सब इनके 5 शिष्य थे। भारत में पशुपालन एवं कृषि प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? ठीक है, कहाँ से ये सब इनके प्राप्त हुए हैं? भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, तो ये मिले हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ के। वर्तमान में मेहरगढ़ कहाँ है? ये है पाकिस्तान में। ठीक है, वर्तमान में ये पाकिस्तान में। और भी यहाँ से कुछ मिले हैं, जैसे पशुपालन एवं कृषि, घोड़ा, गधा, खच्चर, ये सब के बारे में भी वहां से साक्ष्य मिले। मतलब मेन रूप से मालवाहक जीव के साक्ष्य ज्यादा यहाँ मिले हैं मेहरगढ़ से। मालवाहक जीव। ठीक है, सही आंसर क्या है? मेहरगढ़। इनमें किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन, तो देखिए स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन जो सबसे पहले एक व्यापक रूप से किया था, बिम कटफिसेस। बिम कटफिसेस ये कनिष्क के पिता थे। किसके पिता थे? कनिष्क के, राजा कनिष्क के पिता थे। ठीक है, तो इन्होंने ही सबसे पहले सिक्का, ये सबके बनाने का प्रचलन शुरू किया था व्यापक रूप से, और इन्होंने ही शिलालेख और सिक्का के श्रृंखला जारी कर दिया था। ठीक है, और आगे चल के इन्होंने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। क्या चीज की? महेश्वर की उपाधि, महेश्वर की उपाधि ली थी इन्होंने। ठीक है, और ये पहली शताब्दी में कुषाण वंश के शासनकाल में, पहली शताब्दी कुषाण वंश से थे, कुषाण वंश से थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपने धुरी पे घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो हम लोग सब लोग अभी जानते हैं वर्तमान में कि पृथ्वी 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, और ये अपनी जो घूमती है अपने अक्ष पे, जिसके कारण हमें ये दिनचर्या दैनिक परिवर्तन होता है, दिन और रात होते हैं।
तो सबसे पहले इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था सबसे पहले इसका प्रतिपादन। ठीक है। और इन्होंने क्या दिया था? ये किस काल में थे उस समय? ये थे गुप्त काल से संबंध थे उस समय, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। किनके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। इनके दरबार में रहते थे ये, और इन्होंने ही इसका सिद्धांत दिया था। इसके अलावा इन्होंने और भी कुछ बुक लिखे हैं जिनमें इन्होंने सूर्य का सिद्धांत, ब्रह्मा का सिद्धांत, ये सब बताए हैं। ठीक है। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की? ये कौन थे? मतलब स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की, जिसने नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना की और उसके रख रखाव के लिए अपने दूत को भेजा देवपाल के पास कि भाई 5 गांव दान में दे दो? ये कौन थे? तो ये थे बालपुत्र देव। ये थे बालपुत्र देव, जिन्होंने अपने दूत को भेज के देवपाल से 5 गांव मांगे थे। ठीक है। और देवपाल थे पाल वंश से। ठीक है। और इन्होंने इससे पहले राष्ट्रकूट वंश को हरा करके अब गद्दी हासिल की थी। राष्ट्रकूट वंश को हरा के। ठीक है। ये गद्दी हासिल की थी, और इनके समय में ये मतलब स्वर्ण समय कहा जाता है, अपने चरम पे था पाल वंश। ठीक है। कहीं कहीं देवपाल को परम सौगत भी कहा जाता है। परम सौगत भी देवपाल को कहा जाता है। ओके। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियम सी किसने लिखी? तो देखिए, ये जो बुक है, इसके बारे में मेन जो लेखक है उसके बारे में कोई जानकारी इकट्ठा नहीं है, कुछ पता नहीं चलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई। ओके। लेकिन ये पता चलता है कि पहली शताब्दी में भारत और रोम के बीच जो व्यापारिक संबंध के बारे में इस बुक में जानकारी मिलती है। भारत और रोम के बीच में व्यापारिक संबंध, भारत और रोम के बीच के व्यापारिक संबंध के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। व्यापारिक संबंध के बारे में इस बुक से जानकारी मिलती है। ठीक है। आगे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। तो देखिए, उस समय जो सबसे ज्यादा जो मिलती है, ये मिलती है पक्की ईंट से बनी इमारत की जानकारी ज्यादा मिलती है। तो आप लोग सबको पता होगा कि सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, सर जॉन मार्शल, इनके नेतृत्व में खुदाई हुई थी, और उस खननकर्ता थे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, जिनको हड़प्पा की खोज का श्रेय भी दिया जाता है। तो उस समय जो इमारतें वगैरह थी, पक्की ईंट की इमारतें, उस समय उसकी प्रमुख विशेषता थी। और भी कुछ विशेषता थी, जैसे नगरीय सभ्यता, काफयुगीन सभ्यता, व्यापार प्रधान सभ्यता, ये सब के बारे में जानकारी मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो दयाराम साहनी शुरुआत किए थे और हड़प्पा की खोज की थी। मेगास्थनी दूत दूत था किसका? सेलुकस का, सिकंदर का, डेरियस का, यूनानियों का? किसका दूत था? तो मेगास्थनी सेलुकस का दूत था। सेलुकस निकेटर ने दूत बना करके भारत भेजा था, और उस समय भारत के शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया, और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम है इंडिका। इनके बुक का नाम क्या है? इंडिका। और इसमें क्या किया है? तो मौर्य के शासनकाल का वर्णन किया है। मौर्य वंश के शासन काल का वर्णन किया है। प्रशासनिक कैसी थी, समाज कैसा था, समाज, संस्कृति, ये सब के बारे में इन्होंने इस बुक में वर्णन किया है। ठीक है।
कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पे आधारित है? जैसे ही वर्ड आता है कौटिल्य एक अर्थशास्त्री अच्छे थे, लेकिन जैसे ही आता है ये क्वेश्चन लोग आर्थिक संबंध डाल देते हैं आंसर में। नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने अपने बुक जो लिखा है अर्थशास्त्र, इसमें इन्होंने ज्यादा जो चर्चा की है वो शासन काल के सिद्धांत के और अभ्यास के बारे में चर्चा किया है। और इन्होंने नंद वंश के जो राजा थे धनाढ़ है, उनको हराने में बहुत मदद किया था चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को ये बहुत मदद किए थे और उसके बाद ये प्रधानमंत्री बने थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे ये। कौन? कौटिल्य। ठीक है। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था सप्तांग, जिसका नाम था सप्तांग, जिसमें इन्होंने बताया था कि राज्य एक सजीव और जैविक इकाई है। और इनके सिद्धांत में मेन था स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, ये सब इनके सप्तांग के सिद्धांत थे। 7 सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने 7 सिद्धांत दिए थे। ठीक है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? सब लोग जानते होंगे त्रिपिटक बौद्ध धर्म की चर्चा की गई है त्रिपिटक में, जिसमें महात्मा बुद्ध के सभी उपदेश को एक जगह संग्रहित किया गया है। और ये जो लिखी गई है भाषा, ये लिखी गई है पाली भाषा में। और इसको सभी को 3 भागों में फिर बांट दिया गया है, जिसका नाम दिया गया है विनय पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है। तो विनय पिटक में क्या लिखा गया है? विनय पिटक में लिखा गया है संघ के नियम, कि जो भी इसमें शामिल होंगे उनके लिए क्या नियम होंगे। सूत पिटक में लिखा गया है इनके उपदेश, बुद्ध के उपदेश। और अभिधम पिटक में दार्शनिक, दर्शन शास्त्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो दार्शनिक चीजों का वर्णन किया गया है, दर्शन शास्त्र कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। विनय पिटक संघ का नियम, सूत पिटक उपदेश, अभिधम पिटक दर्शन शास्त्र। ये पाली भाषा में लिखी गई है। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था? अशोक के धर्म का मूल संदेश राजा के प्रति वफादारी, शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, नहीं, ये सब नहीं था इनमें। धार्मिक सहनशीलता भी नहीं था, कुछ नहीं था। इनका जो मेन था आचार संहिता, आचार संहिता, कि कैसे एक व्यवहारिक और सार्वभौमिक आचार संहिता ऐसा था इनका, कि जिसमें कैसे एक मानव एक अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत करे, जिसमें राज्य को, समाज को, सभी को फायदा हो। जैसे सदाचार, अहिंसा, सहिष्णुता, ये सब के बारे में इनका मेन धर्म था। ठीक है। और ये जो लिया गया था राहुलो फुट से लिया गया था, राहुलोबाद फुट से ये लिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है, ऐसा किसने लिखा है या किसने कहा है? 7 वर्गों में विभाजन, तो ये मेगास्थनीज की बुक इंडिका में ऐसा लिखा हुआ है। और इन्हीं का कहना था कि पूरे मौर्य काल का 7 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इन्होंने किया भी था, जैसे दार्शनिक, दार्शनिक, किसान, चरवाहा और शिकारी, चरवाहा और शिकारी, कारीगर और व्यापारी, कारीगर और व्यापारी। पांचवा में इन्होंने दिया था सैनिक। छठा में दिया था जासूस, मतलब निरीक्षक भी कह सकते हैं इसको। और सातवां था सभासद।
मतलब मंत्रिमंडल, ठीक है, मतलब मंत्री लोग। तो ये 7 वर्गों में मौर्य समाज का विभाजन किया गया है इंडिका में। ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिका किसने लिखा, तो ये सब आ जाता है, सब लोग जानते हैं लगभग। लेकिन अगर इसको पूछिए 7 वर्गों में विभाजन में कौन नहीं है, 4 ऑप्शन दे दिया, 1 अलग दे दिया कुछ, तो याद करना मुश्किल हो जाता है। आप यहाँ से समझ सकते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने किसके शासनकाल में भारत आया था? ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, और इनका जो शासनकाल था 399 के आसपास इसने यात्रा की, 399 से 414 ईस्वी तक, 414 ईस्वी तक भारत में इन्होंने शिक्षा ग्रहण के लिए आए थे, ठीक है, बौद्ध शिक्षा के लिए। बौद्ध शिक्षा ग्रहण के लिए आए थे ये इस काल में, और चंद्रगुप्त द्वितीय का काल था। इसके बाद भी और भी लोग आए थे, फहियान आए थे, ये सब के बारे में, फहियान तो यहीं आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय में, और इन्होंने ज़्यादातर जो है मध्य प्रदेश वगैरह का वर्णन किया था। इत्सिंग आए थे, हिंदसांग आए थे, ये सब भी बहुत सारे चीनी यात्री आए थे। चोल काल किसके लिए ज्यादा जाना जाता है, प्रसिद्ध है? चोल वंश, तो एक ग्राम पंचायत के लिए। इसी ग्राम पंचायत की प्रारंभिक जो थी, प्राचीन में जो ग्राम पंचायत थी, उसी की व्यवस्था आज भारतवर्ष में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती, ठीक है। तो चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विद्यालय थे, विद्यालय थे चोल वंश के संस्थापक। तो चोल वंश का राजधानी इन्होंने कहाँ बनाया था? तंजौर। और ये पूरे चोल वंश को 6 प्रांतों में बांटा, 6 प्रांतों में ये पूरा चोल वंश बटा हुआ था, ठीक है। और इस सबसे ज्यादा जो विस्तार हुआ, ये चोल वंश के एक शासक थे राजेंद्र प्रथम, इनके शासनकाल में चोल वंश का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ, ठीक है। और अभी भी ये पंचायती राज व्यवस्था भारतवर्ष में जो है, कहीं ना कहीं इसकी जड़ें चोल वंश से मिली हुई है। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं गोपुरम। जैसे एक कोई मंदिर है, ठीक है, एक मंदिर है, इसके चारों तरफ अगर जो दीवारें ऐसे बना दी गई हैं, बाउंड्री वाल, और एक बड़ा सा गेट बनाया जाता था, और जो बहुत सुसज्जित होता था ये गेट, जिसको द्वार बोलते हैं, जो मेन एंट्रेंस द्वार होता था। तो दक्षिण भारत के मंदिरों में ऊंची ऊंची ऐसे एंट्री वाला गेट देखने को मिलते हैं, जिसे गोपुरम कहा जाता है। ये विजयनगर एक साम्राज्य था, तो विजयनगर साम्राज्य जिसकी राजधानी हम्पी थी, तो बहुत सारे विजयनगर साम्राज्य में भी बनाया गया था, और कृष्णदेव राय ये सबके लिए प्रमुख थे जो माने गए थे, ठीक है। दक्षिण भारत में आकर्षक द्वार कहलाते हैं गोपुरम, ओके। चीनी यात्री फुंगयुन ने कब भारत की यात्रा की? चीनी यात्री फुंगयुन, बताइए। ये आए थे 515 से 520 ईस्वी में, ठीक है। तो इनका मेन क्या उद्देश्य जो था इनका, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, बौद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में इकट्ठा करना जानकारी, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए भारत आए थे, जानकारी के लिए ये भारत आए थे, ठीक है। और इन्होंने 515 ईस्वी में आए थे, 520 ईस्वी तक भारत में रहा, उसके बाद ये फिर चले गए थे। और ये सबसे ज्यादा भ्रमण जो किए थे भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों का, उत्तर पश्चिम क्षेत्रों का भ्रमण इन्होंने सबसे ज्यादा किए थे। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? तो ये समझना होगा, सबसे पहले टेराकोटा होता क्या है? मिट्टी के बनाए हुए, उसको पका करके थोड़ा सा ठोस ज्यादा कर दिया जाता है, वो होता है टेराकोटा कहलाता है। आज कल भी हम लोग, आप लोग देखते हैं ये टेराकोटा टाइल्स, तो ये मिला था बनावली से, टेराकोटा, ठीक है। कहाँ से मिला था? बनावली से। बनावली वर्तमान में है कहाँ? तो ये है हरियाणा में, ठीक है, और हरियाणा के फतेहाबाद जिला, फतेहाबाद जिला, ठीक है। और यहीं से मिले थे, इससे पहले जुते हुए खेत के प्रमाण हमें मिले थे कालीबंगा से, ठीक है। तो यहां से हमें मिले थे टेराकोटा, पक्के हुए, मिट्टी के बने हुए पके हुए हल, बनावली।
कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था किससे? कौन से वंश से थे ये? कलिंग नरेश खारवेल, बताइए। ये थे चेदी वंश से, ठीक है। और ये थे चेदी वंश से। खारवेल जो है, इनको बहुत सारे पुराने सम्राटों में से एक बहुत महान सम्राट थे ये, चेदी वंश के। और उड़ीसा में, उड़ीसा में एक पर्वत है उदयगिरी पहाड़ी, उदयगिरी पहाड़ी, ठीक है। उड़ीसा में एक उदयगिरी पहाड़ी है, तो वहीं पे हाथी गुफा अभिलेख से इनके बारे में जानकारी मिलती। कहाँ से? हाथी गुफा, हाथी गुफा गुम्फा भी बोला जाता है, गुमका, हाथी गुम्फा अभिलेख से खारवेल के बारे में जानकारी मिलती। ठीक है। ये क्या हो रहा है? हाँ, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? अपरहत मतलब कि जिसका प्रयोग कम हो। ये किस प्रकार की भूमि को प्राचीन काल में अपरहत कहा जाता था? मतलब इस तरीके से कह सकते हैं, ये बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था, जहां पे पैदावार वगैरह बिल्कुल ना हो, एक तरीके से पुरानी भूमि जिसका प्रयोग न के बराबर हो। तो इस समय गुप्त काल में भूमि को 5 भागों में बांट दिया गया था। किसके आधार पे? प्रयोग के आधार पे, ठीक है। जैसे एक होता था क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब है कि कृषि योग्य भूमि। एक होता था खिला, जहां पे कृषि ना हो, मतलब कि बंजर भूमि, ठीक है। एक बोला जाता था बस्ती, मतलब कि जहां पे लोग निवास कर रहे हो। एक था सारागाह या सारा, जिसको बोला जाता था चारागाह, ठीक है। तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? अपर। निम्नलिखित में कौन से हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? निम्नलिखित में कौन से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? मतलब कौन इसमें रिलेटेड नहीं थे हड़प्पा की खुदाई में? आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स, बी ए स्मिथ। तो ये तीनों तो मोहनजोदड़ो से ही संबंधित थे। आर डी बनर्जी, राखलदास बनर्जी, इनको ही श्रेय जाता है मोहनजोदड़ो की खुदाई का। बी ए स्मिथ इससे संबंधित नहीं थे। तो बी ए स्मिथ थे कौन? तो ये थे एक ब्रिटिश इतिहासकार, ब्रिटिश इतिहासकार थे ये, ठीक है। और इन्होंने ही अशोक और अकबर के बारे में बहुत सारे बुक लिखे, अशोक और अकबर के शासनकाल के बारे में, अशोक और अकबर के शासनकाल के बारे में बहुत बहुत सारे बुक वगैरह लिखे हैं। और अगर इनकी बात की जाए बुकों की, तो जैसे द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्ट्स ऑफ इंडिया, ये सब के बारे में इन्होंने ही बुक लिखे हैं। तो आज के लिए इतना ही। और आप लोग को कैसा लगता है मेरा क्लास, क्या सुधार करनी चाहिए, इसके बारे में आप लोग बताइए, ठीक है, ताकि हम उस चीज़ों को सुधार कर लाएं। थैंक यू। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, वो विद्यार्थी पीसीएस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।